नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिशन गुरुकुल में। मेरा नाम गौरव सिंह है। दोस्तों, हमारे 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। हमने माइक्रो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कैटेगराइज किए थे। आप सभी ने अगर वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, वो इम्पॉर्टेंट लेक्चर हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेशनल मूवमेंट्स। नेशनल मूवमेंट्स में दोस्तों हम बेसिकली जो है अपना टॉपिक मूवमेंट वाइज कैटेगराइज किए हुए हैं। जैसे स्वदेशी मूवमेंट हो गया, फिर उसके बाद गांधी जी अर्ली मूवमेंट्स हो गया, खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, आगे चल के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट। उसी के बीच में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको भी हम कवर करते जाएंगे। कोई भी मूवमेंट हम स्टार्ट करेंगे 3 पार्ट में। सबसे पहले बैकग्राउंड बताएंगे, फिर उसके बाद मूवमेंट बताएंगे, फिर आफ्टर मैथ बताएंगे कि उसके बाद क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। ठीक है, ये हमारे आज जो हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं स्वदेशी मूवमेंट पढ़ाएंगे और गांधी जी अर्ली मूवमेंट्स पढ़ाएंगे। ये हमारा पहला लेक्चर होगा नेशनल मूवमेंट्स पे। बाकी आप सभी ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हो तो उसको ज़रूर देख लें, नोट्स ज़रूर बनाते रहें। नोट्स बनाने में दोस्तों मैंने देखा है कि बहुत लोग बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि मेरी पीडीएफ आप एग्जैक्टली उतार दीजिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप परेशान मत होइए। एक टाइम आएगा कि पीडीएफ बहुत आसानी से आपके पास अवेलेबल होगी। अभी बेसिकली हर किसी को थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, और नहीं है तो एनसीईआरटी किसी ने देखा ही होगा, और तब भी नहीं है तो आगे पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप वन लाइनर नोट्स बनाइए सुनते हुए, जो आपको थोड़ा सा लगे कि ये चीज़ें मुझे नहीं आती है वो बनाइए, वही चीज़ आपको रिवाइज करना है। बाकी मान लीजिए बहुत ही कॉमन चीज़ है कि अगर स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्ट मेरे ही जो मैंने बोला है उसी वर्ड्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन नोट्स अपने आप से बनाते रहिए जिसमें आपको खुद जिस सेक्शन में आपको प्रॉब्लम होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहला टॉपिक जो है स्वदेशी मूवमेंट से। स्वदेशी मूवमेंट दोस्तों दोस्तों एक चीज़ और है, आपको मैंने कांग्रेस का फॉर्मेशन नहीं बताया, ये सब नहीं बताया, ब्लॉक पॉलिटिक्स नहीं बताई, उसके बाद डेवलपमेंट्स नहीं बताया, तो आप उसके लिए परेशान मत होइए। अभी मैं मूवमेंट्स के बारे में बात करूंगा। यहाँ से मेरा जो है 1947 तक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस बताऊंगा और डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको कांग्रेस सेशन को भी बता दूंगा, तो आप उसमें परेशान मत होइए। कांग्रेस के से रिलेटेड आप हर चीज़ जान जाएंगे। नेशनल मूवमेंट जो है कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस जो है उसका पार्ट है। ठीक है, तो हम पूरा डिटेल में इसको कवर करेंगे। बाकी जो भी टॉपिक छूटेंगे हम उसको सिस्टमेटिक तरीके से पूरा ख़त्म करेंगे। तो बिल्कुल भी उस चीज़ के बारे में मत सोचिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्वदेशी मूवमेंट्स में। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट का कारण क्या था पहले हम इसको जानेंगे। देखिए, क्वेश्चन साइड में रखे हुए हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। किसी को प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन में तो जो है ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में भी अलग से दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए ज़्यादा परेशान मत होइए, कोशिश करिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं ऊपर नीचे कर दूंगा उसको उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होने का कारण जो था सबसे बड़ा था पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि बहुत ही पुराना एक आइडिया था। आप सब जानते हैं कि उस टाइम पर नेशनल अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और बंगाल जो है एक सेंटर बन चुका था। ठीक है, नेशनल मूवमेंट का। साथ ही साथ इसको, एक तो बंगाल इतना बड़ा था, उसको जो है एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर जो है रखना एकदम अनफीजेबल टाइप का था। तो 1868 में ही सबसे पहले बंगाल को रीअलाइनमेंट करने की बात होने लगी थी, और 1874 में असम जो है बंगाल से अलग कर दिया गया था और चीफ कमिश्नर का एक मतलब चीफ कमिश्नरेट बना दिया गया था, जिसमें आप लोग को अभी बताया नहीं है लेकिन आज बता देता हूँ। तो उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी असम के ही चीफ कमिश्नर थे। इनसे बेचारे से छोटी सी भूल हो गई, उसके बाद जो है उठा के इनको हटा दिया था। इन्होंने केस वेस काफ़ी लड़ा था उसके लिए। तो सुरेंद्र बनर्जी एक आईसीएस ऑफिसर थे। ठीक है, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल का एक तो दो कारण थे। एक तो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कारण था, जो कि ब्रिटिशर्स ने बाहर से हमको दिखाया। एक अंदर का कारण था, अंदर मैंने बता दिया कि एक पॉलिटिकल सेंटर बन चुका था। एंड्रयू फ्रेजर ने इसका जो है प्लान जो है डिसाइड किया था 1903 में ही। ये पब्लिक 1903 में ही जो है ऑलरेडी बाहर आ चुकी थी बात। तो लोगों का प्रोटेस्ट होने लगा था धीरे धीरे उस टाइम पे, लेकिन गवर्नमेंट जो है मानी नहीं।
लॉर्ड कर्जन ने खुद ही बोला था कि बंगाल जब तक एक यूनाइट रहेगा तब तक ये जो है नेशनल मूवमेंट्स टाइप की चीज़ें रोकना जो है इम्पॉसिबल होगा। तो इसमें सबसे पहले 2-3 चीज़ें मैं आपको बोलूँगा कि दिमाग में रखना है आपको। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, एग्जीक्यूट कब हुआ था, उसकी डेट है 16 अक्टूबर 1905। सीधे सीधे पूछ लिया जाता है 16 अक्टूबर 1905। और असम जो है बंगाल से 1874 में अलग हुआ था। इसको जो है इसको अलग करने का जो प्रपोजल था 1903 में एंड्रयू फ्रेजर ने जो है फ्रेम किया था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के टाइम हुआ था। तो मैं बता देता हूँ कि इसका जो पर्पस था, बेसिकली इनका मोटिव जो था वो क्या था। वेस्टर्न साइड में जो है टोटल 54 मिलियन पॉपुलेशन थी, जिसमें 42 मिलियन जो है हिंदूज थे। लेकिन जो अलाइनमेंट करते तो कुल मिला के भाई ये ओरिया स्पीकिंग लोगों को, उड़ीसा के बोलने वाले लोगों को, जिससे मतलब बंगाली जो हिंदू थे, बंगाली स्पीकिंग जो हिंदू थे, उनको ये माइनॉरिटी कर देना चाहते थे। और ईस्टर्न साइड जो है, ईस्टर्न बंगाल में 18 मिलियन जो है मुस्लिम थे, 12 मिलियन हिंदू थे। तो इसमें ये ऑटोमेटिकली माइनॉरिटी में हो गए। तो कुल मिला के इनको माइनॉरिटी में कन्वर्ट करना था, ठीक है। रियल मोटिव मैंने बता दिया, आप लोग इसको पढ़ लीजिए और जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो आप उसमें डिटेल में फिर से देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। तो वेस्टर्न साइड में मैंने बताया ये चीज़ थी, ईस्टर्न साइड में ये थी। ब्रिटिशर्स का तो मोटो ही था डिवाइड एंड रूल, कैसे भी डिवाइड करना, कम्युनिटी से डिवाइड करना, कास्ट से डिवाइड करना, और जो है कुछ नहीं तो रीजन से डिवाइड करना। तो आप सभी को ये चीज़ें तो पता है। रोमन एम्पायर से इन्होंने मतलब एल्गिन वन ने कहा था कि रोमन एम्पायर और इंडिया को तलवार के दम पे ही चलाना है। तो ये सब चीज़ें चलिए गवर्नर जनरल में बता देंगे। तो कुल मिला के इन्होंने बंगाल डिवीज़न का डिसीज़न ले लिया। और जो है उधर ढाका से भी इनको काफ़ी सपोर्ट मिलने लगा, जो कि नवाब सलीमुल्लाह थे वहाँ के डेक्का के, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इसको सपोर्ट किया। हिंदू शॉप्स को उन्होंने वहाँ पे मतलब वायलेंस हुआ तो उसको आग लगा दिया, ये सब ठीक है। ये सब चलता रहता है, राजनीति हमेशा चलती रहती है, आज ही नहीं पहले से भी चलती आई है, हमेशा चलती आई है। तो कुल मिला के बंगाल का डिवीज़न जो है सबसे बड़ा कॉज था, ठीक है। तो हमने इसमें कुछ चीज़ें बताया है। 16 अक्टूबर असम 1874 में, 1903 में सर एंड्रयू फ्रेजर, लॉर्ड कर्जन के टाइम हुआ। डेटा नहीं याद करना है, 54 मिलियन 42 मिलियन ये सब नहीं, बस इतना याद रख लीजिएगा कि बंगाली को, हिंदूज को मुस्लिम में माइनॉरिटी में कन्वर्ट करना है। और जो है नवाब सलीमुल्लाह, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है, ये पॉइंट बना लीजिए। क्वेश्चन हमने दिया हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश करिएगा। विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट नेशनल मूवमेंट इन इंडिया विद इट स्पिरिट ऑफ स्वदेशी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग, ये मैंने थोड़ी देर रोका हुआ है, ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद बाकी उतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है तो शायद आपको प्रॉब्लम ना हो। अब मूवमेंट स्टार्ट हो गया। मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद जो है इनका एक मेथड था, मेथड वही अपना दीनहीन वाला, ठीक है। उस टाइम तक काफ़ी हद तक मॉडरेटर्स के अंडर जो था कांग्रेस थी, डोमिनेंस जो है मॉडरेटर्स का ही था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले जी हो गए, ये सब मॉडरेटर्स थे। तो उनका वही है एजिटेशन, पिटीशन, मेमोरेंडम, ठीक है, पब्लिक मीटिंग, यही उनका एक मेन मेथड था। बहुत ही साई किस्म के थे मॉडरेटर्स, कुछ भी करना चाहते थे, शर्माते थे कि भाई इसको ऐसे किस लेवल तक किया जाए। ज़्यादा ये नहीं है कि सबसे बना के रखनी है, तोड़ना नहीं है, मतलब किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि समझ में आपको इजीली आ जाए। तो उसके बाद क्या हो गया, ये इनका एजेंडा, मतलब ये इनका मेथड था, ठीक है। आपको 3 सेशन इसमें याद रखने हैं। अभी मैं तीनों सेशन के बारे में बताऊंगा, जो कि आगे चल के एक सूरत सेशन में कन्वर्ट होता है कांग्रेस स्प्लिट के टाइम पे। लेकिन अभी आप इसमें कुछ चीज़ें जान लीजिए कि इसमें क्या क्या हुआ। कई बार आपसे स्वदेशी मूवमेंट में ये स्टेटमेंट बना के पूछ लेता है, ये हुआ, वो हुआ। तो उस सब चीज़ों को, इवेंट्स को थोड़ा सा जान लीजिए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिनको बंकिम चटर्जी भी बोलते हैं, उनका वंदे मातरम जो एक नेशनल सॉन्ग हो गया था, ठीक है।
बिपिन चंद्रपाल, अरविंदो घोष, के मित्रा, जिन्होंने के मित्रा की मैं पेपर्स और उन मैगजीन अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए याद रख लीजिए संजीवनी जो है के मित्रा की थी, ठीक है। के मित्रा की संजीवनी थी। बिपिन चंद्रपाल, अरविंदो घोष, के मित्रा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पीसी रॉय, ये जो है मेन लीडर थे उस टाइम में, प्रोमिनेंट लीडर थे। और बॉयकॉट कम स्वदेशी मूवमेंट जो है 7 अगस्त 1905 से स्टार्ट हुआ था। तो आप लोग याद रख लीजिए कि 20 जुलाई 1905 में गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था, 1903 में फ्रेम हो चुका था, 20 जुलाई 1905 में गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था। ये याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन मूवमेंट 7 अगस्त से स्टार्ट हुआ था और 16 अक्टूबर को जो है रियल प्लान जो है एग्जीक्यूट किया था। तो ये दोनों डेट पूछ ली जाती है। 7 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, 16 अक्टूबर, 7 अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3 महीने का अंतर है, बस याद रख लीजिएगा। एक दिन 3 महीने का अंतर है और 11 दिन, कैसे भी करके आप याद कर लीजिएगा, 7 अगस्त और 16 अक्टूबर, ठीक है। इस दिन जो है डार्क डे डिक्लेयर किया गया था, डे ऑफ मॉर्निंग डिक्लेयर किया था। पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। तो और रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पे पूरे बंगाल एरिया में जो है रक्षाबंधन मनाया गया था। लोगों ने साथ में एक प्याले में चाय वाय पीना शुरू कर दिया था, यूनिटी दिखाने के लिए कि हम जो है इनका सपोर्ट नहीं करते। और इस टाइम जो है कुछ न्यूज़पेपर पब्लिश किए गए बंगाली में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है इसका अपोज किया था। हितवादी और संजीवनी के मित्रा का मैंने बता दिया है। उन्होंने भी जो है एंटी पार्टीशन जो है प्रोपेगेंडा प्रोमोट किया था। फिर ये मूवमेंट दूसरे पार्ट में भी पहुंचा है। ये थोड़ा दिमाग में रखने की बात है कि किस पार्ट में जो है किसने लीड किया था। आप यू सिविल सर्विसेज 2015 प्री के एग्ज़ाम में देखिए तो ऐसे पूछा जाता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट साउथ में किसने चलाया। इसी तरह हो सकता है आपको इस बार स्वदेशी मूवमेंट साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में किसने पूछा जा सकता है कि किसने चलाया, ठीक है। तो बॉम्बे में बहुत ही कॉमन है, तिलक जी सबसे आगे रहे होंगे उस टाइम पे। तिलक जी काफ़ी आगे आ चुके थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे। बेसिकली गांधी जी जो करने वाले थे वही तिलक जी पहले किए हुए थे। पैसिव रेजिस्टेंस, ये सब चीज़ें, मास मोबिलाइजेशन, इनका भी व्यू था। कर नहीं पाए थे, एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे उतना अच्छा। बाकी जो एक विज़न था सेम ही था काफ़ी हद तक। पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, तो ये सब कॉमन नाम है, हो सकता है आप इन लोगों से फैमिलियर हो तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं हो, आपके दिमाग में बैठ जाए। दिल्ली में सैयद हैदर रजा खान और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई, ठीक है। तो ये चीज़ें आप दिमाग में रख लीजिएगा। बॉम्बे में तिलक, पंजाब में लाला लाजपत राय, दिल्ली में सैयद हैदर रजा खान और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई। अच्छा, तो एक चीज़ आता है, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, कई बार पूछा जाता है, यूजुअली किताबों में नहीं मिलता है। बॉयकॉट वाज सजेस्टेड बाय के मित्रा। के मित्रा मैंने बताया संजीवनी इनका न्यूज़पेपर था, मैगजीन था, ठीक है। तो बॉयकॉट जो है सबसे पहले सजेस्ट इस मूवमेंट में के मित्रा जी ने किया था। यार थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा, कई बार स्टेटमेंट आपसे पूछ लिया जाए। देखो दोस्तों, यूजुअली हर बुक में हर चीज़ होती है, जो नहीं होती है वही हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं आपको। इसको याद रख लीजिए। आप लोग कई बार पूछते हो यार किस किताब में जाए, किस किताब में जाए। मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही, अपने इंट्रोडक्टरी वीडियोस में सुन सकते हो कि मैंने बोला कोई भी एक किताब कर लो, वो आपका बेस होगा, बाकी मैं स्ट्रक्चर खड़ा कर दूंगा, ठीक है। ये आप देख लेना, आप कई किताबों में जाओगे, इधर उधर आप जाओगे तो आपको पता लगेगा कि एक भला आदमी जो है आपको बता रहा है कि बार बार कुछ चीज़ें वहाँ पे नहीं मिल रही, कुछ चीज़ें वहाँ नहीं मिल रही हैं, तो उसको कैसे कंपाइल करके, कितनी मेहनत करके आपके सामने मैंने लाया है। तो आराम से यहीं पढ़ लो, बेसिक तैयार कर लो कहीं से। और चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो स्पेक्ट्रम हो, चाहे जो मेरी पर्सनली राय अगर लेना चाहो तो मैं 2 ही किताब बोलूँगा। मैं पहले तो एक चीज़ स्पेक्ट्रम बोलूँगा, दूसरा जो है एनसीईआरटी बोलूँगा। और कोई बहुत ही महान आदमी है तो उसको सुमित सरकार बोल दूंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम वेस्ट करने के लिए काफ़ी चीज़ें पढ़ दी है ना। तो यही मान लो कि थोड़ा विश्वास दिखाओ, ठीक है। तो के मित्रा जो है आप पढ़ लोगे पूरा स्वदेशी मूवमेंट, आप बड़ा बड़ा किताबें, उसमें यही नहीं लिखा रहेगा कि बॉयकॉट जो है सबसे पहले कौन सजेस्ट किया था। तो उसका आंसर होगा के मित्रा। 1 पॉइंट नहीं रहा तो आपका क्वेश्चन मिस हो गया, ठीक है। तो ये सब ना हो, याद रखना। एक भला आदमी यही बता रहा था, के मित्रा ने सबसे पहले बॉयकॉट जो है सजेस्ट किया था।
इसमें कुछ समितियां बनाई गई थी। एक स्वदेश बांधव समिति बनाई थी। कौन बनाया था? ए के दत्ता ने। कौन बनाया था? ए के दत्ता, अक्षय कुमार दत्ता ने। ए के दत्ता, स्वदेश बांधव कमेटी। ठीक है। स्वदेशी संगम वी ओ चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास में जो है इसको लीड किया था। तो स्वदेशी संगम वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई और स्वदेश बांधव समिति जो है ए के दत्ता ने बनाई थी। इसी तरीके से कई गुप्त समितियां बनी। 19 समितियों ने को रिपोर्ट किया गया कोलकाता में। ये सब आपको नहीं याद रखना है, बस याद रख लीजिएगा। स्वदेश बांधव समिति, ए के दत्ता, स्वदेशी संगम वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई। ठीक है। डक्का में एक अनुशीलन समिति बनी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के लिए थोड़ा हिट थी। अभी मैं जब आपको एक्सट्रीमिज्म रिवोल्यूशनरी मूवमेंट बताऊंगा तो उसमें अलग से बताऊंगा। अनुशीलन समिति, उसके बारे में जो है पुलिन दास जो है हिंदू आइडियोज के बेसिस पे जो है कैडर तैयार करते थे, लूटपाट करते थे, जिसमें एक बहुत ही फेमस है बुर्रा डकैती जो है, काफ़ी फेमस इनका एक्ट है। ठीक है। तो इसमें आप स्वदेश बांधव समिति और स्वदेशी संगम और बर्रा डकैती, ठीक है, अनुशीलन समिति, इतना याद रख लीजिएगा। याद क्या मतलब, आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा। टेंशन मत लीजिए, आपको सब चीज़ मिल जाएगा। इसमें जो है महिलाओं ने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था। एक चीज़ याद रख लीजिएगा, आपके पास कई बार क्वेश्चन आएगा, आप जब सब मूवमेंट पढ़ लेंगे तो उसमें एक कॉमन फीचर है, हर मूवमेंट में महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। बस उसमें एक चीज़ पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा किस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, तो वो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। वहाँ मैं आपको बताऊँगा। दूसरी चीज़, मुस्लिम सबसे ज़्यादा किस में पार्टिसिपेट किए थे, तो वो है खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, नाम ही बताता है। ठीक है। इसमें टीनेट जो है बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट से दूर रहे थे। टीनेट देखिए सबसे ज़्यादा तब पास आए मूवमेंट्स में, नेशनल मूवमेंट्स में, जब देखो इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। गरीबी भुखमरी से ऑलरेडी इतना परेशान थे कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता था, चाहे अंग्रेज रहे चाहे कोई भी रहे, उनको यही चीज़, उनका एक विजन हो गया था, उनका एक स्थिति हो गई थी। उनको लगता था कि अब मुझे यही झेलना है। उनको कोई अवेकनिंग नहीं थी। ये काम जब शुरू किया, यही तो चाहते थे तिलक एक्सट्रीमिस्ट, कि इन लोगों को भी जोड़ा जाए। तो मॉडरेटर्स चाहते थे कि नहीं, इन पे हमको भरोसा नहीं है भैया, अभी हमको इनको भरोसा नहीं, भगवान जाने क्यों नहीं भरोसा है। गांधी जी ने आगे चल के यही किया, इनके कॉज को जो है नेशनल कॉज के साथ जोड़ा। भाई नेशन तो यार कहीं भी देश में देखो 80%, जब पहले तो एग्रेरियन इकॉनमी थी तो 80% तो आपके टेनेंट्स ही थे ना। जब तक वो नहीं जुड़ेंगे भाई, तब तक आपका नेशनल कॉज कैसे। यही तो अंग्रेज बोलते थे कि भैया कांग्रेस हो तुम माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी हो, 10 लोग आके पैंट शर्ट पहन के सूट पहन के आके चले इंग्लिश बोलने, गंगा जल मूवी की तरह। तो वही वो भी बोलते थे कि भैया आप लोगों की बात क्यों माने हम, आप बस यही चाहते हो कि एक तरीके से वो ऐसा सोचते थे कि हम लोग चले जाएं, आप राज करो। वो चीज़ नहीं है। तो गांधी जी ही आके जो है टीनेंट्स के, पीजेंट्स के, इन सब के कॉज को नेशनल कॉज से जोड़ा। तभी एक कांग्रेस का स्वरूप जो है, खासकर आप 1919 के बाद पढ़ेंगे, वो एक राष्ट्रीय पार्टी बदली थी। कांग्रेस के बारे में बहुत उल्टा सीधा उस टाइम पे 1911 तक बोला जाता था कि भैया ये लोग सुबह आते हैं, पैंट शर्ट क्रीज तक इनकी नहीं इधर उधर होती है, रोज़ नए नए सूट बूट पहन के आते हैं। तो मतलब उस टाइम पे ये एक नेशनल पार्टी का स्वरूप नहीं लिया हुआ था। ठीक है। तो चलिए इतना हो गया, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत है। फिर एक ब्रिटिश जर्नल थे, थोड़ा सा इनका नाम याद रख लीजिएगा, W.H. नेविंसन। उस टाइम पे ये वहाँ मौजूद थे। बंग भंग आंदोलन जिसको कहते हैं, स्वदेशी आंदोलन। उस टाइम पे अगर आपसे पूछा जाए कौन से जर्नलिस्ट जो है, ब्रिटिश जर्नलिस्ट वहाँ पे मौजूद थे, देखिए 3 जर्नलिस्ट बेसिकली इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में इम्पॉर्टेंट है। एक नेविंसन इम्पॉर्टेंट है, दूसरे जो है वेब मिलर इम्पॉर्टेंट है। वेब मिलर जो है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के टाइम थे। तीसरा जो है लुइस फिशर इम्पॉर्टेंट है, जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम इम्पॉर्टेंट थे। तो आप इन तीनों को दिमाग में बसा लीजिएगा। अभी के लिए आप नेविंसन को ही याद रखिए, मैं उसको भी बाद में बताऊँगा। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप दिमाग में एक तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाएं कि आप 3 लोगों को ही आपको दिमाग में रखना है। ठीक है। एक W.H. नेविंसन थे, दूसरा बाद में बताऊंगा। तो W.H. नेविंसन जो है उस टाइम पे इंडिया में थे। न्यू स्पिरिट इन इंडिया इन्होंने एक बुक लिखी थी।
न्यू स्पिरिट इन इंडिया, आपसे पूछा जा सकता है न्यू स्पिरिट इन इंडिया किसने लिखी थी। और उस टाइम पे इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट जो है अवनींद्रनाथ टैगोर जो है और गंगेंद्र नाथ द्वारा 1907 में स्टैब्लिश की गई थी। अवनींद्रनाथ टैगोर जो है रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, ये एक आर्टिस्ट थे, ठीक है। तो बेसिकली हमने आपको बताया कुछ चीज़ें, ये इवेंट्स हैं उस टाइम पे, और एक दो चीज़ें और जान लीजिए। 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इस्टेब्लिश किया गया, जिसके प्रिंसिपल जो है, और नेशनल कॉलेज बनाया गया, सॉरी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1906 में बनाया गया, और नेशनल कॉलेज जो है बनाया गया था, जिसके जो है प्रिंसिपल अरविंद घोष बनाए गए थे, ठीक है। इसमें आपको अरविंद घोष को याद रखना है, कई बार पूछा हुआ है, मैंने बहुत से एग्जामों में देखा है। और 1912 में जो है उड़ीसा बिहार को अलग कर दिया गया, और बंगाल को जो है पार्टीशन एनलमेंट कर दिया गया, और कलकत्ता राजधानी से जो है दिल्ली राजधानी को ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये अभी मैं लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे आपको बताऊंगा, अभी मैं बताना, क्योंकि देखिए किसी ना किसी वे में कनेक्टेड है कि ये पहला सक्सेसफुल इसको कह सकते हैं कि इतना बड़ा आंदोलन हुआ। उसके बाद 1911 में जो है एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, ठीक है। 1874 में जो सिलहट की पोजीशन थी उसको वापस उसी तरीके से कर दिया गया। इसमें एक बेसिकली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है, उस समय स्वदेशी इंडस्ट्रीज स्थापित हुई। प्रफुल्ल चंद्र जो है, एक जानते होंगे, कुछ लोग जानते होंगे प्रफुल्ल चंद्र को, एक केमिस्ट थे, एक साइंटिस्ट कहा जाता है। तो उन्होंने कुछ बिजनेस वेंचर स्टार्ट किया था। तो आप लोगों को दिमाग में रखना है कि स्वदेशी आंदोलन के टाइम पे कुछ बिजनेस वेंचर्स स्टार्ट किए गए थे, लेकिन कैपिटल की कमी के कारण वो ज़्यादा फले फूले नहीं थे, ठीक है। उस टाइम पे बाइकॉट के कारण 55% जो है सिगरेट की सेल बिक्री पे जो है कमी आ गई, 68% जूतों की बूट्स पे मतलब बिक्री पे कमी आ गई, और 22% जो है कॉटन पीस गुड्स की बिक्री में जो है कमी आ गई। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे कुछ चीज़ें फिर से बोलूँगा, वो चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। स्वदेशी आंदोलन जो है 16 अक्टूबर, ठीक है, 7 अगस्त से जो है मूवमेंट स्टार्ट हुआ। 16 अक्टूबर मतलब मूवमेंट पहले स्टार्ट हो गया, एग्जीक्यूशन जो है बाद में किया गया था। उसके बाद किसने इसको फ्रेम किया था? सर एंड्रू फ्रेजर ने, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। बेसिक काज आपको बता दिया जो अंग्रेजों ने बताया, और रियल मोटिव जो है उसको भी मैंने बता दिया। उसके बाद जो है मुस्लिम्स का जो लीड जिन्होंने किया था, नवाब सलीमुल्लाह ढाका में, जिसने मुस्लिम लीग जो है इस्टेब्लिश किया था, उसको बाद में बताऊंगा। और जो है इनका जो मेथड था बेसिकली पिटीशन, मेमोरेंडा, एजिटेशन, यही सब था, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी का जो है वंदे मातरम जो एक नेशनल सॉन्ग बदल गया, ठीक है। बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, के मित्रा जो है ये प्रोमिनेंट लीडर थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी थे, ठीक है। एक चीज़ याद रख लीजिएगा, वंदे मातरम जो है सबसे पहले कहाँ गाया गया था? कांग्रेस सेशन के 1896 में कोलकाता सेशन में गाया गया था। मैं कांग्रेस सेशन में फिर बताऊंगा, तो थोड़ा सा इसको दिमाग में रख लीजिएगा। आनंद मठ आप सबको याद है, ठीक है, जब आपको ट्राइबल मूवमेंट और उस टाइम पे अर्ली सिविल मूवमेंट पढ़ाया था तो उसमें कुछ मैंने बताया था, उसको नहीं ये याद है तो रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद जो है 7 अगस्त को जो एग्जीक्यूट हुआ था, और रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पे रक्षाबंधन मनाया गया था। और कहाँ कहाँ किसने किसने लीड किया था मैंने बताया आपको। बॉम्बे में जो है तिलक जी थे, पंजाब में लाला लाजपत राय, दिल्ली में सैयद हैदर रजा, और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई जी थे। और बायकॉट जो है सबसे पहली बार के मित्रा ने कहा था, और बाकी मैंने कुछ समितियां बताई हैं उसको आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा। और एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे जो WH नेविंसन, न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक उन्होंने बुक को कंपाइल किया था। अवनींद्रनाथ टैगोर और ओरिएंटल आर्ट जो है सोसाइटी इस्टेब्लिश किए थे। बाकी 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, मतलब इसमें नेशनल एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया था, नेशनल इंडस्ट्री पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया था। ये कुल मिला के आपको ये बताना चाहता हूँ। और प्रफुल्ल चंद्र जो है इन्होंने अपने कुछ बिजनेस वेंचर स्टार्ट किए थे। तो एक चीज़, एक इवेंट हुआ था जो कांग्रेस के इतिहास में सबसे बड़ा इवेंट है, सूरत स्प्लिट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1907 में हुआ था, 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था। ये तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है ही है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं
क्या हो इसमें हुआ था। बनारस सेशन में सबसे पहले बात मैंने आपको पहले ही बताया था इंडियन रिनाजा टाइप के टाइम पे कि वहाँ पे पर व्यक्तित्व टकराव तो बहुत दिनों से चल रहा था, तो वो अपने पीक पे सूरत स्प्लिट के टाइम पे ही पहुंचा था। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं 3 सेशन की। 3 सेशन में बनारस सेशन, कलकत्ता सेशन, सूरत सेशन, ठीक है। ये तीनों सेशन आपको दिमाग में बस जाने चाहिए। बनारस सेशन सबसे पहले हो गया। आपको याद रखने के लिए हम एक कोड बता सकते हैं, पहले बी आता है फिर सी आता है, तो बनारस पहले होगा, कलकत्ता बाद में होगा, ठीक है। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जो है बनारस सेशन के अध्यक्ष थे। पहली बार स्वराज जो है यही डिस्कस किया गया था, लेकिन स्वराज का क्या मीनिंग था, क्या मतलब था, उसके अंदर क्या क्या थे, ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं किया गया था। पहली बार क्यों स्वराज यही डिस्कस किया गया था। 1906 में दादा भाई नौरोजी, जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, 1886, 1893 और 1906 3 बार ये कांग्रेस के सेशन में अध्यक्ष रह चुके हैं। कलकत्ता सेशन 1906 में उन्होंने अध्यक्षता की। स्वराज यहाँ पास किया गया, उसका स्वरूप यहाँ पे निर्धारित किया गया, ठीक है। स्वराज, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन, ये सब जो है वहाँ पे प्रोपोजल को पास किया गया। अब इन्हीं प्रोपोजल को लेकर जो है ब्रिटिश मॉडरेटर्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में विवाद बढ़ा था, ठीक है। विवाद जो है इन्हीं प्रोपोजल्स को लेकर, 4 को लेकर जो है बढ़ा था। स्वदेशी, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन जो है इनके इशू पे एक तो बहुत ज़्यादा हुआ था कि स्वदेशी का स्वरूप क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, बॉयकॉट कितना हद तक करना है, बॉयकॉट करना ही है कि नहीं। ये मॉडरेटर्स चाहते थे बॉयकॉट करो ही ना, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा बंगाल तक करो, उसके बाहर ना करो। नेशनल एजुकेशन का स्वरूप क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ों को लेके बात हुआ। दूसरा मैंने बताया है कि मॉडरेटर्स चाहते थे कि स्वदेशी जो है आपके बंगाल के बाहर ले जाया जाए। मॉडरेटर्स चाहते थे, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे पूरे इंडिया लेवल पे ये स्वदेशी और बायकॉट को बढ़ाया जाए, ठीक है। फिर इसके चलते हुए और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ है कि दादा भाई नौरोजी, जो कि खुद अपने आप में एक मॉडरेटर्स थे, इन्होंने भी एक्सट्रीमिस्ट का पक्ष लिया था, ठीक है। चाल चलन से इन्होंने दादा भाई नौरोजी, तिलक उस टाइम बहुत ही हिट हो चुके थे, तिलक को वहाँ पे बनाया, मतलब तिलक या लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट बनना रहता था, तो ये बहुत ही चाल से जो है, पहले तो गोखले जी बन गए थे, चलो उस टाइम तक तो ठीक था। बाद में 1906 में एक एक्सट्रीमिस्ट नेता को प्रेसाइड करने की बात होने लगी थी। जब जो प्रेसाइड करता है वहाँ पे उसका लीड थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो ये बड़े चालाकी से दादा भाई नौरोजी, बहुत ही जो कि इज्जतदार आदमी थे उस टाइम पे वहाँ पे, तो उनको जब बैठा दिया तो किसी ने इसका अपोज नहीं किया। और इंटरेस्टिंग चीज़ थी, दादा भाई नौरोजी ने भी काफ़ी हद तक एक्सट्रीमिस्ट का पक्ष लिया था उस टाइम पे। पता लग गया था कि इस सब चीज़ों से कुछ होना नहीं है। उन्होंने तो ब्रिटिश के स्वरूप चरित्र को इकोनॉमिक पॉलिसी में बताऊंगे किस तरीके से उजागर किया था, ठीक है। 1906 में कलकत्ता सेशन में दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट हो गए थे। फिर आगे चल के आता है सूरत सेशन, जहाँ सब कुछ हो गया था। रास बिहारी घोष जो है उस सेशन के अध्यक्ष थे, ठीक है। किसके, तिलक को पहले बनाने की बात होने वाली थी, लेकिन रास बिहारी घोष को किसी तरीके से वापस मॉडरेटर्स ने बना दिया था, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक बेसिकली यहाँ पे एक लेख पढ़ना था जिसमें एक्सट्रीमिस्ट को क्रिटिसाइज़ करना था। वहाँ पे जहाँ क्रिटिसाइज़ करने की बात हुई तो किसी ने उसी सभा में से बैठे बैठे उठा के जूता उछाल दिया। फिर ये आप जानते ही हैं कि ये सब होता रहता है राजनीति में, आज भी होता है, पहले भी होता था, वर्ल्ड राजनीति में भी होता है। जूता उता उछालना बहुत ही आम बात है। तो उस टाइम पे हो गया, फिर उठा के मारा मारी हो गई, कुर्सी उर्सी उठा के इधर उधर फेंका फेंकी हो गई, सब कुछ जो है खराब हो गया, ठीक है। तो 1907 में सूरत सेशन जो है उस टाइम पे कांग्रेस अपने आप में स्प्लिट हो गया। मॉडरेटर्स जो है अपने अलग हो गए और एक्सट्रीमिस्ट को बाहर कर दिया। एक्सट्रीमिस्ट जो है तिलक के लाखों मान मनौवल के बाद भी जो है मॉडरेटर्स जिसको लीड कर रहे थे, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे राजनेता, उन्होंने जो है इनके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। और ब्रिटिशर्स ने दोहरी पॉलिसी अपनाई, मॉडरेटर्स को एक लॉलीपॉप दे दिया और एक्सट्रीमिस्ट को सप्रेस कर दिया। उस टाइम पे तिलक जी को उठा के जेल रख दिया 6 साल के लिए,
और मॉडरेटर्स को जो है पार्लियामेंटो रिफॉर्म का स्वाद चखा दिया। ठीक है, और ये 1916 तक सिचुएशन ऐसी थी। 1916 में जब फिरोज शाह मेहता जी लोग का देहांत हो गया, उसके बाद ही जाके एक्सट्रीमिस्ट जो है वापस जो है कांग्रेस में वापस आ पाए। उसको मैं बाद में लखनऊ सेशन में बताऊंगा। एक चीज़ और याद रखने की बात है, यहाँ पे सूरत सेशन एक तो हो गया, यहाँ पे एक चीज़ और दिमाग में रखने की चीज़ है कि कांग्रेस का 2 बार स्प्लिट हुआ था। यूजुअली उतना फोकस उस पर करा नहीं जाता है। एक बार 1907 में सूरत सेशन में, दूसरी बार 1918 में बॉम्बे में। लेकिन इस टाइम क्या है कि जो कांग्रेस काफ़ी हद तक अपने आप में मैच्योर हो गई थी, उस टाइम पे लिबरल ही उठ के चले गए। सप्रू वगैरह, सप्रू, तेज बहादुर सप्रू वगैरह को नाम जानते होंगे, उन्होंने आगे चल के लिबरल लीग इस्टेब्लिश किया था। तो दूसरा सेशन 1918 में बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, इसको इतना दिमाग में रख लीजिएगा। तो इसमें 3 चीज़ याद है, बनारस सेशन, कलकत्ता सेशन, सूरत सेशन, तीनों बैक टू बैक हुए थे और तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। कांग्रेस सेशन के सारे सेशन में ये, और एक लखनऊ सेशन, 1-2 सेशन और है, बाद में बताऊंगा, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम इसमें ही पढ़ लेते हैं, उसी टाइम के उसी बीच में जो है एक चीज़ और घटना हुई जो कि भारत के इतिहास को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। वो है मुस्लिम लीग का गठन 1906 में। वैसे 1920 तक मुस्लिम लीग कोई नेशनल पॉलिटिक्स के में थी नहीं किसी स्टेज पे। ठीक है, वो तो बाद में चल के जो है राष्ट्रीय पटल पे आई थी जब 1906 हो गया, सॉरी 1920 के आसपास, जब खासकर ऑर्थोडॉक्स और थोड़ा जोशी लेओलेमास वगैरह ये सब जो है खिलाफत मूवमेंट के बाद साइड हो गए थे। उसके बाद मुस्लिम लीग जो है मेजर रोल प्ले करने लगी थी। उस टाइम पे जिन्ना विन्ना जी जो लोग थे उतने ज़्यादा राष्ट्रीय स्तर पे नेता नहीं थे, मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप इतना जान लीजिए, मुस्लिम लीग जो है 1906 में बना। उस 1906 में सबसे पहले एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल जिसकी लीडरशिप जो है आगा खां कर रहे थे, शिमला में वायसराय से मिले। ठीक है, लॉर्ड मिंटो थे उस टाइम वायसराय, थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा। मुस्लिम लीग किसके टाइम बना, वैसे पार्लियामेंटो रिफॉर्म है, मिंटो ही थे आगे तो उससे भी याद रख सकते हैं। फिर एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है सलीमुल्लाह खान के अंडर जो है ढाका में इस्टेब्लिश की गई। ठीक है, और जिसके पहले जो प्रेसिडेंट थे आगा खान थे। तो अगर आपको क्वेश्चन में कोई 2-3 नाम दे दिया जाए मुस्लिम लीग को किसने इस्टेब्लिश किया, मतलब किसने बनाया, उसमें आपको 2-3 ऑप्शन दे दिया जाए, सलीमुल्लाह खान, आगा खान, 1-2 लोग और। देखिए, नो डाउट अगर आगा खान सलीमुल्लाह खान दोनों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था, लेकिन उसमें भी आपको बेस्ट चूज़ करना हो तो सलीमुल्लाह खान ही चूज़ करिएगा। ठीक है, इनका रोल आगा खान से ज़्यादा, ये ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट थे उस टाइम पे इस मुद्दे को लेके। तो आगा खां जो है इसके पहले प्रेसिडेंट थे। सलीमुल्लाह खान ने जो है ढाका में मुस्लिम इस्टेब्लिश किए थे, और इसका जो हेडक्वार्टर था, जो कि सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं, जो ढाका लगा के चले जाते हैं कि नहीं, उसका हेडक्वार्टर हमेशा लखनऊ था। आज़ाद भारत का देख लीजिए, आप खुद ही सोच लीजिए, सारी राजनीति बैठ के सेंट्रल इंडिया में हुई, सेंट्रल नहीं, यूनाइटेड प्रोविंस में लखनऊ के आसपास राजनीति हुई, और बंटवारा जो हुआ पूरब पश्चिम का हुआ, जहाँ पे लोगों को ज़्यादा लेना देना नहीं था। तो ये अपने आप में भी थोड़ी अजीब कहानी है। मांग यहाँ उठती थी, काम वहाँ होते थे। ठीक है, आगा खान जो है पहले प्रेसिडेंट जो है इसके अपॉइंट हुए थे। लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर था। 1907 में कराची में, और 1908 में जो है अमृतसर सेशन हुआ। अमृतसर सेशन में इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी। बहुत ज़्यादा दिमाग में रख लीजिए, बस ये है कि ऐसे रटने मत लगिएगा। ठीक है, फिर एक चीज़ थोड़ा दिमाग में रखिएगा, सैयद अमीर अली लंदन में 1908 में 1908 लंदन में इन्होंने इसकी एक ब्रांच इस्टेब्लिश की थी। क्या नाम था उनका? सैयद अमीर अली। मुस्लिम लीग की ब्रांच जो है लंदन में 1908 में इस्टेब्लिश की थी। तो 2-3 चीज़ें याद है, बता दिया, उसको दिमाग में रख लीजिएगा। फिर आरआर मूवमेंट के बारे में आती है। हकीम अजमल खान जो है, हसन इमाम, इन्होंने मोहम्मद अली जैसे लोगों ने आरआर मूवमेंट जो स्टार्ट किया था। आरआर मूवमेंट थोड़ा हकीम अजमल खान, मोहम्मद अली और हसन इमाम, इन लोगों का नाम थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है, हमने स्वदेशी मूवमेंट बात किया, उसके बैकग्राउंड में क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, आगे चल के जो है उसका डेवलपमेंट जो है मतलब सूरत स्प्लिट हुआ, तो वो सब चीज़ों के बारे में हमने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं उसके बाद राष्ट्रीय राजनीति में जो है कांग्रेस जो है डार्क में चली गई कुछ दिनों के लिए, राष्ट्रीय पटल पे मतलब उनका पहुंच ही छूट गया। और 11-12 सेशन बाद में बताऊंगा उसमें क्या क्या हुआ। ये यही सब फॉर्मेलिटीज ही होता रहा। इस टाइम पर एक्सट्रीमिस्ट कर रहा मतलब रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट जो है जिसको कहते हैं राइज किया था, उसको मैं अलग से बताऊंगा चैप्टर में। 1907 से 1915 के आसपास जो है आपको वहाँ पे डिटेल में बताया जाएगा। उनके 2 फेज़ थे, दोनों फेज़ को वहाँ बताया जाएगा। अब इसके बाद जो एक मूवमेंट आता है बेसिकली लिबरल्स लोगों का ही, उसमें आता है होम रूल मूवमेंट, होम रूल लीग मूवमेंट आता है। ठीक है, होम रूल लीग मूवमेंट। एक चीज़ और जान लीजिएगा, फैबियन मूवमेंट के प्रस्तावक योजना जिसको होता है प्रोपोजल्स को एनी बेसेंट ने रखा था। ये होम रूल लीग मूवमेंट फैबियन मूवमेंट एक जैसा नहीं है। बेसिकली फैबियन मूवमेंट एक फैबियन, मैं यहाँ पे इसलिए लिख दिया हूँ कि आपको दिमाग में रहे। फैबियन मूवमेंट बेसिकली एक फैबियन क्लब था जो कि सोशलिस्ट आइडियाज से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था, जो कि ब्रिटेन में था। ठीक है, उसकी एक मेंबर भी थी एनी बेसेंट। उसकी जो प्रस्तावक योजना इंडिया में लाया था तो उसको एनी बेसेंट ने लाया था। अगर इंडिया में फैबियन प्रोपोजल है फैबियन मूवमेंट से किसी बारे में पूछा जाए, आपसे 4 ऑप्शन दे दिया जाए, तो उसके आंसर जो होगा एनी बेसेंट होगी। कभी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, हम इसको इसलिए ऊपर लिख दिए कि आपके दिमाग में रहे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ऐसी चीज़ें खोज लेता है। तो सबसे पहले होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में जानते हैं। इनका जो मांग क्या थी, स्वराज थी, सेल्फ गवर्नमेंट था, बेसिकली डोमिनियन स्टेटस था। ठीक है, स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट। होम रूल लीग जो है तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को और एनी बेसेंट ने 3 मई 1916 को। अगर आपसे पूछ लिया जाए होम रूल लीग की स्थापना किसने पहले की थी, तो तिलक ने पहले स्थापित कर लिया था और एनी बेसेंट ने थोड़ा सा लेट स्थापित किया था। इसके प्रेसिडेंट जो थे बैप्टिस्टा थे तिलक के, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सचिव केलकर थे। जर्नल जो है उनके मराठा था, मराठा जो है इंग्लिश में था। ठीक है, मराठा मराठी में नहीं था, ऐसा याद रख लीजिएगा। और केसरी था। ठीक है, इनका जो रीजन था, रीजन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टेट में पूछ लेता है। कर्नाटक था, महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र में बॉम्बे नहीं था, मध्य प्रोविंस था, बरार था। ठीक है, ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र में बॉम्बे नहीं था, मध्य प्रोविंस था, बरार था और कर्नाटक था। और एनी बेसेंट जिनकी की लीग बाद में स्थापित हुई थी, उनके जो सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल थे। न्यूज़पेपर कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया, इसको मैं न्यूज़पेपर और मैगजीन में अलग में बताऊंगा। अगर आपको यहाँ पे याद हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात। सबसे पहले तो मैंने बताया था संजीवनी के मित्रा की थी, उसके बाद द न्यू स्पिरिट इन इंडिया मैंने बताया था, उसके बाद कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया आप लोग दिमाग में रख सकते हैं। इनके जो होम रूल लीग थी उसके मेंबर्स में अगर CR दास, भूलाभाई देसाई, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना और सप्रू, ये इन लोगों ने ज्वाइन किया था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये लोगों ने इनकी एक स्टेटमेंट फॉर्म में, आप देखिएगा CAPF वगैरह के पेपर में यूजुअली ऐसे पूछ लिया जाता है, इनकी लीग में ये मेंबर थे, तो हाँ याद रखिएगा CR दास लोग इन्हीं की लीग में थे, तिलक की लीग में नहीं थे। अगर बात करते हैं किसकी लीग ज़्यादा फेमस थी, तो तिलक की लीग जो है ज़्यादा फेमस थी, डोमिनेंट ज़्यादा थी, उसका इफेक्ट ज़्यादा था। तिलक ज़्यादा बड़े कद के नेता थे। ठीक है, उस टाइम पे दोनों की लीग आगे चल के 1918 में मर्ज कर दी गई। ठीक है, इसी टाइम पे जब ये मूवमेंट चल रहा था तो सुब्रमण्यम अय्यर ने जो है अपना नाइटहुड की टाइटल जो है त्याग दिया था। गवर्नमेंट ने जब रिप्रेशन अपनाया था, बेसिकली क्या किया था उन्होंने, कॉमनवेल्थ ये सब जो है था, प्रेस एक्ट वगैरह लाके उस पर काफ़ी ज़्यादा सेंसरशिप लगा दिया था और एनी बेसेंट लोगों को जेल भेज दिया था। तो इसके अगेंस्ट जो है सुब्रमण्यम अय्यर जो है ना, उन्होंने अपनी नाइटहुड की टाइटल जो है त्याग दिया था। तो इतना दिमाग में रखिएगा, सुब्रमण्यम अय्यर ने किसके टाइम पे, किस मूवमेंट के टाइम पे अपनी जो नाइटहुड की उपाधि जो है त्यागा था। तो होम रूल लीग के बारे में इतना ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमने कहा था हम आपसे लखनऊ सेशन के बारे में बात करेंगे। लखनऊ सेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है, भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट लखनऊ सेशन ही बोला जाता है। इस पे मेंस पे क्वेश्चन भी बनते हैं। 1916 में लखनऊ में हुआ था। इसके जो प्रेसिडेंट थे अंबिका चंद मजूमदार, जिसको AC मजूमदार कहते थे। ये तीनों चीज़ें आपको दिमाग में होना चाहिए।
इस टाइम पे सबसे पहले जो है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट वापस एक बार साथ में आए, मतलब एक्सट्रीमिस्ट जो है वापस कांग्रेस में आए लखनऊ सेशन में। ये किसके किसके जो है प्रयास से हुआ? तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास में। और इसी टाइम पे लखनऊ में पे ही एक मुस्लिम लीग का जो है सेशन हुआ था। ये जॉइंट सेशन नहीं था, दोनों सेशन अलग अलग हुए थे। वो किसके किसके प्रयास से? जिन्ना और तिलक के प्रयास में हुआ था, ठीक है। दोनों लोग आपस में मतलब त्रिकोणीय एक तरीके से संधि आप समझ सकते हैं। 1916 से 1922 के पीरियड का आप कॉन्सेंसस का पीरियड बोल सकते हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग के। बेसिकली ये क्या था? ये एक रणनीतिक भूल थी जिसको स्ट्रेटजिक मिस्टेक बोला जाता है, जिसको आरसी मजूमदार ने क्रिटिसाइज किया था। क्यों? कांग्रेस ने पहली बार जो है मार्लियामेंटो रिफॉर्म, ज़्यादा भी पढ़ाया नहीं उसको, एक्ट में अलग पढ़ाऊंगा। मार्लियामेंटो रिफॉर्म 1909 में जो आया था, उसमें कांग्रेस मुस्लिम लीग को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को सिर्फ मुस्लिम ही चूज इलेक्ट कर सकते हैं, हिंदू रिप्रेजेंटेटिव को हिंदू। वैसे ये चीज़ केवल मुस्लिम के लिए अलाउ था। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, सिख को सिख ही इलेक्ट कर सकता है। कांग्रेस ने हमेशा इसको विरोध किया था, लेकिन 1916 में जो है लखनऊ सेशन में इन्होंने इसको सपोर्ट किया था। मतलब इन्होंने धर्म की राजनीति मान ली थी। मुस्लिम को सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लीग को सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लीग मान लिया, मुस्लिम्स मान लिया था। यही कांग्रेस के लिए हमेशा घातक हुआ, ठीक है। इसमें एक और जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी। गांधी जी इसमें पार्टिसिपेट कर चुके थे। 1915 में गांधी जी इंडिया में आ चुके थे, ठीक है। इस टाइम तक इंडिया में थे वो। लखनऊ सेशन में ही गांधी जी जो है राजकुमार शुक्ल, एक जो है पीजेंट था के नेता थे वहाँ पे, उनसे मिले चंपारण के, और उनके मतलब समस्याओं के बारे में जाने। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गांधी जी को चंपारण के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में किसने बताया? तो उसका आंसर होगा राजकुमार शुक्ल। यहाँ पे हमने आपसे 3 चीज़ बताई। यहाँ पे होम रूल लीग के बारे में बताया, तिलक की बाद पहले बनी थी, एनी बेसेंट की बाद में, मूवमेंट जो है एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था, और लखनऊ सेशन के बारे में बता दिया था, ठीक है। अब हम आते हैं गांधी जी और उनके अर्ली मूवमेंट के ऊपर। महात्मा गांधी जी के बारे में बात करते हैं। महात्मा गांधी जी के, जिसका ना फुल नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, काबा जिनको बोलते थे, ठीक है, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। इनकी शादी 13 साल की उम्र में कस्तूरबा बाई से हो गई थी। तो आप सोच सकते हैं बहुत कम उम्र में हो गई थी। इनके पिता जो है ऑलरेडी दीवान थे राजकोट, पोरबंदर और वांकेनेर के, ठीक है। इनको 2-3 टाइटल मिला है, वो आपको दिमाग में रखना है। हमारे बेसिस देखिए, हमको गांधी जी के ऊपर निबंध नहीं लिखना है। गांधी जी के ऊपर निबंध लिखना होगा तो आप लोग अलग से पढ़ लीजिएगा। हमको क्या क्या करना है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आए। बेसिकली इनको राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। कब बोला था? जब रेडियो कॉन्फ्रेंस पे थे आज़ाद हिंद फौज के टाइम पे, जब वो सिंगापुर से बोले थे, तो फादर ऑफ नेशन उनको संबोधित किया था, जिसको राष्ट्रपिता भी कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। जमनालाल बजाज जो इनके बहुत ही खास थे, जो कि कांग्रेस के कोषाधिकारी भी थे, जिसको ट्रीजरर भी बोलते थे, ठीक है। जमनालाल बजाज को याद रख लीजिएगा, ट्रीजरर थे। ये बेसिकली उद्योगपति थे। गांधी जी को बहुत ही खास जो है CF एंड्रयूज भी थे, ठीक है, जिनको दीन बंधु भी बोला जाता था। CF एंड्रयूज विदेशी थे। आप लोग गांधी मूवी देखा होगा तो उसमें देखा होगा एक विदेशी जो है गांधी जी के हमेशा साथ घूमते थे, चार्ल्स एंड्रयूज, जिसको चार्ली बोलती थी कस्तूरबा गांधी अक्सर उस मूवी में। तो वो दीन बंधु के नाम से इनको बेसिकली जो है SK रुद्रा ने भेजा था भारत से। मैंने आपको इसके पहले बताया था, SK रुद्रा ने भेजा था इनको भारत से गांधी जी को वापस ले आने के लिए। SK रुद्रा दिल्ली के बहुत ही जाने माने आदमी थे। वो एक सेंटर हो गया था वो भी नेशनल मूवमेंट का, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना जानिए, चार्ल्स एंड्रयूज़ को जो है उन्होंने भेजा था गांधी जी को वापस लाने के लिए। वहाँ से लेके यहाँ तक इनका काफ़ी जो है साथ रहा था। गांधी जी ने सेवा धर्म जो है साउथ अफ्रीका में बोयर वार जो हुआ था, बोयर वार के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए आप लोग खुद नेट पे सर्च मार लीजिएगा बोयर वार क्या था। उन्होंने सेवा धर्म जो है एडॉप्ट किया था, मतलब बनाया था, इस्टेब्लिश किया था। गांधी जी ने कुछ कथन कहे थे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब तो नहीं लिख पाया मैं, लेकिन अभी के लिए इतना कथन के लिए अलग से एक मैं बना दूंगा एक लेक्चर का पार्ट के तौर पे उसको बना दूंगा। उन्होंने कहा था वेस्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथिंग इज बेस्ट बिहेवियर, मतलब विदेशी कपड़ों की बर्बादी सर्वोत्तम व्यवहार है, ठीक है।
कब कहा था? जब इन्होंने रौलत सत्याग्रह के टाइम पे जो है आंदोलन किया था, उस टाइम पे कपड़ों को जलाने का जो शुरुआत किया था, उसके लिए विदेशी कपड़ों की बर्बादी सर्वोत्तम व्यवहार है। उसी टाइम पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इसको ही इर्रेशनल बोला था कि मतलब कपड़ों की बर्बादी जो है उसका अपोज किया था कि ये कोई उसका आउटकम नहीं होगा। दूसरा है यरवादा जेल को गांधी जी ने जो है यरवादा जेल में जब उन्होंने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट किया था तो उनको उस जेल में बंद किया गया था, यरवादा जेल में बंद किया था, तो उसको इन्होंने मंदिर बोला था। इकोनॉमिकली आप लोग जानते हैं आर्टिकल 40 के बारे में, पंचायत के बारे में, तो मैं इसको थोड़ा सा बताया, शायद क्वेश्चन आया था कि इसमें से गांधी जी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ऐसा शायद कुछ था। तो सेल्फ रिलायंट विलेज को चाहते थे, सेल्फ रिलायंट विलेज जहाँ आएगा, जहाँ पे रोजगार बढ़ेगा, वो मैकेनाइजेशन के अगेंस्ट होगा, मतलब कुटीर उद्योग जिसको कहते हैं, छोटे लघु उद्योग, इस कॉटेज इंडस्ट्री उनको सपोर्ट किया। तो इससे बेसिकली वो चाहते थे लेबर इंटेंसिव अर्थव्यवस्था, मशीन इंटेंसिव नहीं, कैपिटल इंटेंसिव नहीं, ठीक है, लेबर इंटेंसिव, जिसमें रोजगार सभी को मिल जाएगा और इकोनॉमिक जो है डिस्ट्रीब्यूशन वो काफ़ी हद तक अच्छा होगा। उसमें सोशलिस्ट के करीब थे काफ़ी हद तक गांधी जी। मार्क्सिज्म और गांधी जी के सर्वोदय सिद्धांत में एक सिमिलरिटीज़ है, आप लोग पढ़िएगा, बस वही जान लीजिएगा जो उसमें मतलब काफ़ी हद तक ये मतलब पीसफुल था, वो काफ़ी हद तक रेवोल्यूशनरी था, ठीक है। साउथ अफ्रीका में कुछ चीज़ें जान लेते हैं गांधी जी के बारे में। 1893 में दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने गए थे, उस मूवी में जो है अमरीश पुरी ने दादा अब्दुल्ला का रोल निभाया है। अगर आप लोगों को वहाँ से कनेक्ट करके कैसे भी याद करें तो बहुत ही अच्छा है। नटाल इंडियन कांग्रेस जो है उन्होंने वहाँ पे इस्टेब्लिश किया था 1894 में, और साथ ही टॉलस्टॉय फर्म भी इस्टेब्लिश किया था। उन्होंने उस 1903 में लॉ फर्म एक जोहान्सबर्ग में इस्टेब्लिश किया था, जहाँ पे इन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। देखो दोस्तों, मैंने शायद आपको ट्रस्टीशिप जो है ऑल इंडिया मतलब अहमदाबाद टेक्सटाइल के टाइम पे बता दिया था, तो आज उसको मैं करेक्शन करवाना चाहता हूँ, नहीं मैंने इसको बारे में वापस को बहुत ज़्यादा खोजा है। तो 1903 में उन्होंने जोहान्सबर्ग में एक लॉ फर्म इस्टेब्लिश किया था, जहाँ पे इन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। तो आज इसको दिमाग में करेक्ट कर लीजिए। बहुत सी बुक्स जो है अलग अलग लिखती हैं, तो इसको मैंने जब एक दो जगह अलग अलग देखा तो इस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया। तो 1903 में जोहान्सबर्ग में लॉ फर्म पे, ठीक है। 1904 में इन्होंने फिनिक्स फार्म जो है डरबन में इस्टेब्लिश किया, थोड़ा सा ये भी याद रख लीजिएगा। बाकी गांधी जी के कई प्रिंसिपल्स थे, फिलॉसफी थी, सेवन सोशल सिंह था। ये मेंस में आप लोग अगर सिविल सर्विसेज प्री देते हैं तो आप लोगों को मेंस देते हैं तो ये दिमाग में होगा। सत्य, अहिंसा और साधन साध्य शुद्धता, जिसको मीन एंड प्योरिटी कहते हैं। फिलोसफिकल एनार्किस्ट, रामराज, सर्वोदय, सत्याग्रह में चेंजिंग हार्ट जो है जिनको इनका बेसिक फिलॉसफी था। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मतलब चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे इकोनॉमिकल हो, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोर किया था। देखिए इसमें मैंने जो वर्ड लिखा है आप लोग उसको नेट से सर्च कर लीजिएगा। अगर इसको मैं बताने लगा तो आपको 2 लेक्चर में यही बताने लगूंगा, फिलॉसफी बहुत लंबा हो जाती है। ये बेसिकली एथिक्स में समझ लीजिए आप लोग एक चैप्टर ही है इसको पढ़ना, तब भी आपकी प्रॉब्लम हो गई मैं ज़रूर इसको पढ़ाऊंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा आप लोग इसको जानना चाहते हैं तो मैं उसके लिए अलग से गांधी जी के दर्शन, गांधी जी फिलॉसफी करके एक अलग से चैप्टर जोड़ दूंगा, जिसमें सिर्फ गांधी जी पढ़ेंगे, आपको सब गांधी जी के भक्त हो जाएंगे, इतना पढ़ा दूंगा। इंडिया में 21 साल बाद उन्होंने लौटे, ठीक है। हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को इन्हीं के आने के उपलक्ष्य में मनाते हैं, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने पॉलिटिकल गुरु माना। आते ही उस टाइप पे होम रूल आंदोलन चल रहा था, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, खैर इसका मंच का उपयोग जरूर किया था रौलत सत्याग्रह, जलियांवाला बाग के टाइम पे। लेकिन ये जान लीजिए गोपाल कृष्ण गोखले को उन्होंने पॉलिटिकल गुरु बनाया। उसके बाद जो है ये पूरे इंडिया को खुद देखना चाहते थे, इसके लिए पूरे इंडिया में भ्रमण किया था। मूवी देखा होगा तो आपको ये भी याद होगा कि वो ट्रेन में भ्रमण कर रहे थे, ठीक है। गांधी जी के बारे में सबसे बड़ा एक चीज है, याद रख लीजिएगा कि पूछा जाता है गांधी जी सबसे पहले कांग्रेस सेशन में किस साल पार्टिसिपेट किए थे, उसका आंसर होगा 1901 में कोलकाता सेशन में। ये अपने किसी काम के से आए थे, एक लॉ फर्म इस्टेब्लिश करना चाहते थे, बॉम्बे था शायद, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उसी टाइम ये कोलकाता में 1901 में जो है कांग्रेस सेशन में पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है, जिसका अध्यक्षता दिनसा वाचा कर रहे थे। और पहली पब्लिक स्पीच जो है इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दिया था, BHU में 1916 में। दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
गांधी जी ने सत्याग्रह फर्म जो है 1900 आश्रम जिसको 1915 में जो है अहमदाबाद में इस्टेब्लिश किया था, बाद में जो है 1917 में इसको साबरमती में ट्रांसफ़र कर दिया था, शिफ्ट कर दिया था। गांधी जी का सिविल डिसोबीडियंस और नो टैक्स कैंपेन जो है थॉरो के फिलॉसफी से, शायद स्पेलिंग में प्रॉब्लम है थोड़ा सा, थॉरो की फिलॉसफी पे आधारित है। रस्किन की अनटू दिस लास्ट बुक एक है, उसमें से जो है गांधी जी को जो सर्वोदय फिलॉसफी है उसको उसको उपज है, जिसको कह सकते हैं गुड ऑफ इंडिविजुअल कंटेन्स इन गुड ऑफ ऑल। और इन्होंने फिजिकल लेबर और मेंटल लेबर दोनों को बराबर मतलब बराबर इज्जत देने की बात बोली थी। टॉलस्टॉय की फिलॉसफी से नॉन वायलेंस इन्होंने काफ़ी हद तक सीखा। बाकी गांधी जी ने चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे धर्म जैनिज्म हो, चाहे 10 कमांडमेंट हो, सभी से ये इन्फ्लुएंस रहे हैं। गांधी जी के 3 मूवमेंट रहे हैं, चंपारण, अहमदाबाद और जो है खेड़ा सत्याग्रह, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं। ठीक है, चंपारण के बारे में जानते हैं। चंपारण जो है इनका पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। राजकुमार शुक्ला मैंने बताया आपको लखनऊ सेशन में, इन्होंने किसानों की प्रॉब्लम से इनको अवगत कराया। 3 कटिया सिस्टम एक होता था यहाँ पे, किसानों को 3/20 पार्ट पे जो है इनको बेसिकली इंडिगो बोना होता था। प्लांट उस टाइम पे मतलब आप समझ लीजिए जर्मन के सिंथेटिक मतलब कलर आ गए थे और बहुत ही लॉस हो रहा था प्लांट के ऑनर्स को। तो उन्होंने ये ज़बरदस्ती हेफ्टी रेवेन्यू वसूल करते थे, ये सब करते थे, जानते थे कि हम बर्बाद होने वाले हैं, लेकिन जितना भी शोषण कर लिया जाए वो भी ठीक था। 3 कटिया सिस्टम से किसान बहुत ही समस्या में घिर चुके थे। तो गांधी जी जो है वहाँ पे गए। राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक, महादेव देसाई, नरहर पारिक, जेबी कृपलानी, ब्रिज किशोर, अनुग्रह नारायण। मैंने इतना नाम इसलिए लिखा है कि क्वेश्चन हमेशा पूछा गया, पता नहीं इनको क्या प्यार है कि गांधी जी के साथ चंपारण कौन कौन गया था। बहुत से एग्जाम्स में आया, बहुत से, आप लोग भी दिमाग में रखिएगा। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा जो है कि उनको अथॉरिटी ने बोला कि वापस चले जाओ, लेकिन गांधी जी तब भी तैयार थे कि नहीं, मैं नहीं वापस जाऊँगा। तो इसका उन्होंने वहाँ पे आंदोलन किया। उसका आउटकम क्या हुआ कि FG स्लाई के अंडर एक कमेटी इस्टेब्लिश किया गया, FG स्लाई, ठीक है, इतना नाम याद रखिए, जिसके मेंबर गांधी जी भी थे। तो 25% जो है मनी जो है कंपनसेट कर दिया गया, जो गवर्नमेंट ने रेवेन्यू लिया था। पूरी तरीके से सफलता नहीं मिली, लेकिन कुछ तो सफलता मिली। पहला ही आंदोलन था तो बहुत बड़ी चीज़ थी उस टाइम पे। यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो महात्मा की उपाधि दी थी, ये सबको पता है, लेकिन कहाँ दी थी तो ये भी जान लीजिए। NG रंगा जो है, NG रंगा के बारे में मैंने किसान मूवमेंट में बताया, नहीं पढ़ा तो आप लोग वापस रिवाइज कर लीजिएगा। NG रंगा ने गांधी जी के चंपारण आंदोलन का जो है अपोज किया था। फिर आता है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जिसमें गांधी जी ने पहली बार हंगर स्ट्राइक किया था। तो पहली बार हंगर स्ट्राइक के बारे में आएगा तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक आएगा। शायद APFC 2015 में जब एग्ज़ाम आया था तो ये क्वेश्चन आया था। यहाँ बेसिकली प्लेग बोनस के बारे में मारपीट मची हुई थी। प्लेग बोनस में 50% जो है स्पाइक चाहते थे मजदूर, लेकिन गवर्नमेंट 20% चाहती थी, लेकिन गांधी जी ने मध्यस्थता की तो उन्होंने 50 की जगह 35 पे ही मनोवल करवा दिया। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक। फिर खेड़ा सत्याग्रह आता है। यहाँ पे पहली बार नॉन वायलेंस यूज हुआ था। सब ठीक है, नॉन वायलेंस वैसे हर जगह यूज हुआ था, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस याद रख लीजिएगा पहला मूवमेंट जो गांधी जी का सिविल डिसोबीडियंस जो चंपारण था और हंगर स्ट्राइक अहमदाबाद था। बाकी तीनों की क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, क्रोनोलॉजी अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है। इसमें क्या था कि सूखा पड़ गया था, क्रॉप फेल हो गई थी। गांधी जी ने मतलब वहाँ के फार्मर्स जो है टैक्स पेमेंट नहीं करना चाहते। बेसिकली गांधी जी यहाँ बहुत ही दिल से पार्टिसिपेट नहीं किए थे बाकी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है किसानों ने जो है रेवेन्यू अपना भर दिया था। केवल गरीब किसान, जो अमीर किसान थे उनकी ही ज़्यादा बड़ी ये समस्या थी। गरीब किसान ऑलरेडी अपना जो है रेवेन्यू मतलब ऑलरेडी अपना जो है टैक्स उन्होंने भर दिया था। तो इसमें गांधी जी केवल फेस के तौर पे थे, सही सही इसको सरदार वल्लभ भाई लीड कर रहे थे और कुछ गांधीयन जो थे उन्होंने लीड किया था। तो गवर्नमेंट ने जो है थोड़ा सा सेटलमेंट किसानों के साथ जो है तैयार हो गई। बस आप इसको क्रोनोलॉजी तीनों में याद करें। बेसिकली आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चंपारण बहुत ज़्यादा है, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो गया, और खेड़ा जो है बहुत ही ज़्यादा उन्होंने दिल से पार्टिसिपेट नहीं किया था और बीच में अहमदाबाद वाला हो गया था तो चले गए थे। ठीक है, तो
बेसिकली यही आप याद रखिएगा कि इसमें एक फेस था और पीछे जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल काफ़ी लगे हुए थे। तो मैंने बताया ना कि जो किसानों का जो दो वर्ग था, गरीब किसान ऑलरेडी उन्होंने रेवेन्यू दे दिया था, बेसिकली इसका अपोज जो है अमीर किसान कर रहे थे। तो इतना हो गया, हम लोग यहाँ पे जो है इतना पढ़ लिए हैं आज गांधी जी के मूवमेंट के बारे में, और हमने आपको कोशिश की कि सबसे जो लेमन लैंग्वेज में है उससे उस तरीके से बताया जा सके। ठीक है, अच्छे से इसको रिवाइज करते रहिएगा। साथ ही साथ आप लोगों ने जो नोट्स बनाए हैं उसको अभी पढ़ लीजिएगा, सुबह पढ़ लीजिएगा, आपका काम काफ़ी आसान हो गया होगा। और जो पुराना नहीं पढ़े हैं, मैंने यहाँ जैसे एनजी रंगा का वो रेफरेंस लिया, एक दो चीज़ों को और रेफरेंस लिया, अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको वो टफ लगेगी। देखो हमने दाएं साइड में क्वेश्चंस भी काफ़ी कराए हैं आपको। अभी तो ये सब बहुत ही ईजी लगेगा क्योंकि वहीं बगल में थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, वहीं बगल में क्वेश्चन। लेकिन ये क्वेश्चन जब आप अगर अलग अलग से करेंगे कोई भी किताब पढ़ के, तो ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते रहिए, बहुत ही आसान लगेगा, चीज़ें बहुत ही इजीली हो जाएगी। आप लोग इतना अगर दिमाग से पढ़ लेंगे, ध्यान से पढ़ लेंगे, तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। हम लोग अगला लेक्चर आएंगे जहाँ पे हम लोग शुरुआत करेंगे रौलत सत्याग्रह, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और उसके बीच में डेवलपमेंट्स, और साथ ही साथ कोशिश रहेगी उसी दिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ा लें, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि नेशनल मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा 3 लेक्चर में आप लोगों के ख़त्म कर दूं, क्योंकि ज़बरदस्ती का इसमें लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दिया। बेसिकली फिर से बोलूँगा, किताबों में जाना चाहते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन ये है, आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए या आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए। फिर से बोलूँगा कि आप इधर उधर पढ़ेंगे, किसी भी किताब में आपको पूरी चीज़ नहीं मिलेगा। फिर आप वही याद रखेंगे कि एक भले आदमी ने आपको काफ़ी अच्छा गाइड करने की कोशिश किया था। तो फॉलो करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने लाइक नहीं किया, लाइक अगर आपको कोई लेक्चर पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद, हम बहुत जल्दी मिलते हैं।